बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रखें। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर यानी न्यूक्लियर फिज़िक्स के इस फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे रेडियोएक्टिव डिके लॉ की। फिर हम हाफ लाइफ अंडरस्टैंड करेंगे और इनमें ये देखेंगे कि किस तरह रेडिएशन मुख्तलिफ रेडिएशंस जो हैं मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं। चूँकि हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशंस इमिट करता है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी पार्टिकुलर रेडिएशन की इमिशन से न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। आज का जो लेक्चर है यानी रेडियोएक्टिव डिके लॉ, डिके लॉ हम एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस पे डिस्कस करेंगे। जाहिर है ये एक एम्पिरिकल लॉ है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसको जो हम इसके लिए कोई ऐसे फिजिकल रूल्स नहीं है जिससे हमें पता चले कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिके होने जा रहा है, ठीक है। और इसलिए हम मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा जो है तादाद में न्यूक्लियाई की स्टडी करेंगे और उसका जो हमें रेडिएशन का या उससे जो रेडिएशन इमिट होती है उसका कर्व मिलेगा, उसकी बेस पे फिर हम एम्पिरिकल फार्मूले डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। और उसमें चूँकि हमने मुख्तलिफ इमिशंस डिस्कस की थी, अल्फा, बीटा और गेमा, तो उसी बेस पे ये क्वेश्चंस हैं। आप उम्मीद है इसको सॉल्व कर पाएंगे। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट इज एक्स, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है और इसमें एक अननोन है एक्स। आपने बताना है कि वो एक्स क्या है। अब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे चार्ज कंजर्व हो। चार्ज की कंजर्वेशन ये स्ट्रेटजी हमारी होगी। और दूसरा हेड्रॉन नंबर की कंजर्वेशन या न्यूक्लियन नंबर की कंजर्वेशन या आप यूँ कह रहे कि मास नंबर की कंजर्वेशन दोनों साइड पे होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज है 6, राइट हैंड साइड पे चार्ज क्या है? तो राइट हैंड साइड पे 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है एक्स, एक है बीटा, एक है ये एंटी न्यूट्रिनो। अब एंटी न्यूट्रिनो इसको तो छोड़ें, इस पे तो चार्ज नहीं है, लेकिन ये बीटा इस पे प्लस होगा या माइनस होगा। ये अगर आपको याद हो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि अगर एंटी न्यूट्रिनो है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये बीटा जो है नेगेटिव होगा। और साथ में अगर न्यूट्रिनो निकला होता तब ये पॉजिट्रॉन होता, बीटा प्लस होता। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज -1। तो इसका चार्ज 7 होना चाहिए ताकि 7 - 1 से 6 आ जाए, दोनों साइड पे चार्ज एक जैसा हो। ये मसला तो हल हो गया। अब मास नंबर जो है, मास नंबर चूँकि इसका बेरियन नंबर या उसको न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर बीटा का 0 होता है और एक्स इस मटेरियल का क्या होना चाहिए? अब जाहिर है लेफ्ट पे 14 है तो इधर भी 14 ही होगा। सो ऐसा मटेरियल, ऐसा एलिमेंट जिसका चार्ज नंबर 7 है और मास नंबर 14 है, वो इनमें से कौन सा है? दैट इज नाइट्रोजन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड देन एक्स-रेज एंड गेमा रेज हैव डिफरेंट। अच्छा, एक्स-रेज और गेमा रेज में क्या डिफरेंट है? रेस्ट मास? नो, बोथ आर photons having rest mass equal to 0, having charge equal to 0 and having same nature. They are either you may call them electromagnetic waves or you may call them photons, but they have same nature. The difference is in their origin. Origin में फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, इसलिए कि एक्स रेज हो या गेमा रेज हो, दोनों हैं तो फोटॉन, लेकिन एक्स रेज कब इमिट होती हैं? जब कोई चार्ज एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन है किसी हेवी न्यूक्लियस के करीब जाता है, स्लो डाउन होता है, उसे ब्रेक लगती है तो उससे एक्स रेज इमिट होती है। या कोई अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस के करीब जाता है, उसे ब्रेक लगता है, उससे एक्स रेज इमिट हो सकती है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ब्रेक लगने से कम हो जाती है, वो
हीट में और एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की बात करें तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से, यानी एटम के अंदर जब किसी हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स किसी लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो उससे एक्सरेज इमिट होती है। तो एक्सरेज एटम से इमिट होती हैं या फिर एक्सेलरेटेड चार्जेस से। लेकिन गैमा रेज जो है वो न्यूक्लियस से इमिट होती है, उनका ऑरिजिन डिफरेंट है एक्सरेज और गैमा रेज का। वो न्यूक्लियस में जब कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस डी एक्साइट होता है तो उससे गैमा रेज निकलती है। सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। सो आई होप ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल थी, क्योंकि अक्सर टेस्टों में इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और So now we move to our topic and that is radioactive decay। लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम बार बार आगे यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले है डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट के लिए सिंबल जो यूज़ होता है दैट इज लैम्डा। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस विल डिके पर यूनिट टाइम इंटरवल। देखें, जब कोई रेडियोएक्टिव सैंपल डिके होता है, और मैंने आपको बताया था कि चूंकि रेडियोएक्टिविटी जो है वो एक रैंडम प्रोसेस है, उसमें हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कब कौन सा न्यूक्लियस किस तरह से डिके होगा, लेकिन एटलीस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी को हर मटेरियल की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, हर रेडियोएक्टिव मटेरियल की, इसलिए हर रेडियोएक्टिव मटेरियल का अपना एक डिके कांस्टेंट होता है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी उसे कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है इट्स द प्रोबेबिलिटी that an individual nucleus will decay per unit time interval। And then we use activity। activity क्या है? is the rate at which nuclei of a radioactive sample decay or disintegrate। कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इनिशियली और वो डिके होते हैं। डिके होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो गायब हो जाते हैं, बल्कि डिके होने का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियस किसी और सब्सटेंस की न्यूक्लियस में ट्रांसम्यूट हो जाए, यानी अल्फा इमिट करे, बीटा इमिट करे, उसमें चेंजेस आए। पहले किसी और एलिमेंट का न्यूक्लियस था, किसी और एलिमेंट का न्यूक्लियस बन जाता है। तो एक्टिविटी का मतलब है कि कितने न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम जो है वो डिसइंटीग्रेट हुए, डिके हुए, ट्रांसम्यूट हुए किसी और न्यूक्लियाई में। या एक्टिविटी आप इसको भी कह सकते हैं कि कितने अल्फा इमिट हुए। अगर प्योर अल्फा सोर्स है उससे सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तो एक्टिविटी का मतलब है नंबर ऑफ अल्फा इमिशंस। या अगर बीटा प्योर बीटा इमिशन का सोर्स है तो आप ये कह सकते हैं कि कितने बीटा इमिट हुए, उसको भी आप एक्टिविटी कह सकते हैं। एक्टिविटी का मतलब ही किसी न्यूक्लियस की तादाद का जो है डिके होना पर यूनिट टाइम। सो इट इज डेल्टा एन बाई डेल्टा टी। डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए, किसी और एलिमेंट के न्यूक्लियाई में ट्रांसम्यूट हो गए। एंड डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल। इसके लिए जो यूनिट यूज होता है दैट इज बैकरल। हेनरी बैकरल आपने नाम सुना है। सो बैकरल इज द यूनिट ऑफ रेडिएशन एंड 1 डिके पर सेकेंड अगर हो तो उसको बैकरल कहते हैं। लेकिन आमतौर पर जितने भी हमारे पास रेडियोएक्टिव सैंपल्स होते हैं उनका डिके रेट ज़्यादा होता है, तो कन्वीनियंट यूनिट है वो क्यूरी है। 1 क्यूरी इज 3.70 इंटू 10⁻10 बैकरल्स, यानी 3.70 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकेंड हो तो हम कहते हैं कि इस मटेरियल की एक्टिविटी 1 क्यूरी है। ठीक है। सो दीज आर 2 यूनिट्स। एंड देन डिके लॉ क्या है? डिके लॉ अगर आप इन कर्व्स को देखें, रेडियोएक्टिविटी जैसे हमने बात की थी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, हम उसके मुतालिक कोई ऐसा रूल डेवलप नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते कि जो हमें बताए कि कौन सा न्यूक्लियस किस तरह डिके होगा। ठीक, लेकिन एटलीस्ट हम अगर बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैं, उनको अगर हम स्टडी करें, उनका ग्राफ लें और उस ग्राफ से फिर हम कोई एम्पेरिकल फार्मूले डिराइव करें तो तब हम इसके लिए रूल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये कर्व नज़र आ रहे हैं, ये 3 मुख्तलिफ रेडियोएक्टिव सैंपल्स के कर्व्स
इकट्ठे ड्रा किए गए हैं। शेप तीनों की सेम है, तीनों जो है ये इस तरह की शेप आपने ऑलरेडी देखी हुई है कर्व्स की। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके कर्व्स। ये आप लोगों ने अगर आपको याद हो, जब कैपेसिटर के डिस्चार्ज की आप बात करते हैं, जब कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसका कर्व इस तरह होता है, ये इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाता है। फिर इस तरह आपने अगर किसी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड की डिके का अगर आपने कर्व देखा हो तो वो भी इस तरह से होते हैं। फिजिक्स में बहुत सी जगहों पे इस तरह एक्सपोनेंशियल कर्व यूज होते हैं। इन तीनों कर्व्स में अगर डिफरेंस है तो वो हाफ लाइफ का है। हाफ लाइफ आगे हम देखने जा रहे हैं। वो टाइम होता है कि जिसमें कोई रेडियोएक्टिव सैंपल आधा रह जाए, ठीक है, यानी उनकी न्यूक्लियाई की तादाद हाफ डिके हो जाए, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। चूंकि इस कर्व रेडियोएक्टिव डिके का जो ये कर्व है ये एक्सपोनेंशियल कर्व है और एक्सपोनेंशियल कर्व कभी भी जीरो नहीं होता, तो कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता। वो डिके होता है लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता, एक्सपोनेंशियल डिके होता है, यानी हाफ रह जाता है, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ। इसलिए यहाँ पर हाफ लाइफ यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है मीन लाइफ की बजाय, फुल लाइफ की बजाय, ठीक है। सो हम यहाँ पर हाफ लाइफ यूज़ करेंगे, उसको आगे डिफाइन करते हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है एक्टिविटी, और एक्टिविटी इज रेट ऑफ डिके। अब एक्टिविटी का डिके लॉ में रोल क्या है? अब हम डिके लॉ को अगर डिफाइन करें तो इसको मैं स्टेट कर लूं, डिके लॉ इट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल्स माइनस लैम्डा एन। ए क्या है? एक्टिविटी। लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस वक्त आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वक्त किसी सैंपल की कितनी न्यूक्लियाई मौजूद है, दैट इज एन। तो एक्टिविटी जो है किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की डिके का जो रेट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सैंपल के आपके पास कितनी न्यूक्लियाई है। अगर ज्यादा सैंपल के ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, अगर रेडियोएक्टिव सैंपल की न्यूक्लियाई की तादाद ज्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी डिके होंगे, अगर उनकी तादाद कम होगी तो वो स्लोली डिके होंगे। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंट से ये हमें ऑब्टेन हुआ। वैसे तो किसी इंडिविजुअल न्यूक्लियस का कभी भी पता नहीं चल सकता कि वो कब डिके होगा, कैसे डिके होगा, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई को स्टडी किया जाए तो उससे ये पता चलता है कि जो एक्टिविटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। एंड दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस रेडियोएक्टिव सैंपल की जिसकी हम एक्टिविटी देख रहे हैं उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, उसका डिके कांस्टेंट क्या है, उसकी डिके की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर उसकी एक्टिविटी भी चेंज होती है। सो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस टू, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है। नेगेटिव साइन इसलिए है कि ये डिके हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होंगे। एक्टिविटी is delta n by delta t and that is negatively related to original number of nuclei। तो ये बात आपके जहन में हो। अच्छा, एक और बात भी आपको बता दूं, यूं तो हम आमतौर पे एक्टिविटी में ही इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम ऑब्टेन करते हैं वो काउंट रेट होता है। मैं आर से उसे रिप्रेजेंट करता हूं, उसको हम कहते हैं काउंट रेट। काउंट रेट क्या होता है? काउंट रेट भी इसी तरह डेल्टा एन बाई डेल्टा टी ही है, लेकिन ये वो एक्टिविटी है जो हम काउंटर पे ऑब्टेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेडियोएक्टिव सैंपल को स्टडी कर रहे हैं, आप उसकी एक्टिविटी देखना चाहते हैं। अब
उसकी एक्टिविटी डायरेक्ट मालूम नहीं की जा सकती। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक तो जो सैंपल आप यूज़ कर रहे हैं उससे रेडिएशंस इमिट हो रही, वो सारी की सारी रेडिएशंस आपका काउंटर आपको रीड करके नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि कुछ उधर सोर्स सैंपल जाहिर है सैंपल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई है, तो कुछ रेडिएशंस अंदर ही अंदर रह जाती हैं, बाहर इमिट ही नहीं होती। ठीक है, तो काउंटर आपको कैसे काउंट करके दे? या फिर यह होता है कि अगर आप काउंटर को दूर रखते हैं सोर्स से तो तब भी रीडिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है, या ये हो सकता है कि बैकग्राउंड में भी रेडिएशंस मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक करेक्टेड काउंट रेट ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, और वो काउंट रेट बेशक इसकी इक्वल तो नहीं होता, लेकिन इसकी जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो काउंट रेट इज मोर प्रैक्टिकल। एंड यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि एक्टिविटी चूँकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल है, इसलिए जब न्यूक्लियाई डिके होते हैं, और अगर आप इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में इनिशियली n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे किसी इंस्टेंट में, और फिर जब एक हाफ लाइफ गुजर गया, हाफ लाइफ हम डिस्कस करते हैं, वैसे मैं यहाँ पर हाफ लाइफ डिफाइन भी कर दूँ। हाफ लाइफ क्या है? द टाइम interval during which a radioactive sample decays to its half। किसी रेडियोएक्टिव सैंपल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे रह जाएं, जितने टाइम में किसी रेडियोएक्टिव सैंपल के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे रह जाएं, आधे डिके हो जाएं, तो उस टाइम को हम उस पार्टिकुलर रेडियोएक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ कहते हैं। तो चूंकि डिफरेंट इस कर्व को वंस अगेन देखें, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हाफ लाइफ डिफरेंट होता है, डिफरेंट रेडियोएक्टिव सैंपल की, और इसलिए उनका कर्व शेप सेम रहती है जैसे पहले बात की है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। अब एक इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर आप देखें, इसमें जब एक हाफ लाइफ गुजर जाए, इनिशियली n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, फिर एक हाफ लाइफ गुजर गया, तो देखें वो 100 से 50 हो गए, 100% से 50% तक आ जाता है, लेकिन उधर एक हाफ लाइफ गुजर जाता है। फिर जब दूसरा हाफ लाइफ गुजर जाता है तो वो 50 से 25 होगा। अब यहां पर n बजाय 100 के हम 50 यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो फिर वो 50 से 25 हो जाता है। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ में वो 25 से 12.5 रह जाएगी, और इसी तरह वो डिके होता जाएगा। तो ये कर्व हमें ऑब्टेन हो जाएगा, और ये कर्व जो है इन्फिनिटी पे कहीं जाके वो जीरो होगा। एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये जीरो होता ही नहीं। सो इससे एक चीज़ है कि हम अब हाफ लाइफ के लिए मैथमेटिकल रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ पर वो जो डिके लॉ है या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है एज अ फंक्शन ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिके लॉ को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर दूँ तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी दैट इज माइनस लैम्डा एन। ठीक है, और इसको रीअरेंज कर लेते हैं, डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलस यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद हमें ये ऑब्टेन हो जाता है ये एक्सप्रेशन, n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसमें n जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, n नॉट जो है
ये ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस स्टार्ट में कितने थे, ठीक है। और दिस लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, टी आप जानते हैं टाइम है। सो यहाँ से अब आप हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ के लिए कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने बात की कि हाफ लाइफ वो टाइम है कि जिसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल आधा रह जाए। अब एन जो है कि क्या हो जाएगा, n0/2 हो जाएगा, इन ओरिजिनल का हाफ होगा। किस टाइम में, जब टाइम t हाफ हो जाए, एक हाफ लाइफ गुजर जाए। जब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो मुझे मिलता है n0/2 दैट इक्वल्स n0 टाइम्स e रेज़ टू द पावर -λt। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो n0 दोनों साइड पे है, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे e रेज़ टू द पावर -λt है, तो मैं 1/2 और उसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो पावर प्लस हो जाएगा इस तरह। और फिर अगर मैं इसको फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 that is equal to 1 divided by e raised to the power λt, मैंने दोबारा लिखा। अब इसको उल्टा कर दे, 2 is equal e raised to the power λt। दोनों साइड नेचुरल लॉग अप्लाई कर ले, सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वल्स पावर नीचे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e। नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है, ये आप याद रखेंगे, इट्स अ कांस्टेंट। एंड लैम्डा t इज इक्वल टू log ऑफ 2, सो लैम्डा t इक्वल्स log नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है दैट इज 0.693, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। एंड लैम्डा t, ये t हाफ लाइफ है, सब्सक्रिप्ट में मैं हाफ लिख लेता हूं क्योंकि n की जगह n0/2 पुट करेंगे तो t की जगह t हाफ लिखेंगे, ये मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है। सो t हाफ यानी हाफ लाइफ इज 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो हाफ लाइफ या लैम्डा में से कोई एक आपको मालूम हो तो दूसरा आप मालूम कर सकते हैं, और उसके ज़रिए से आप बता सकते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल जो है कितने टाइम के बाद कितना रह जाएगा या क्या होगा उससे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए एक जनरल मैं आपको रूल बता दूं। आमतौर पर क्वेश्चन दिया गया होता है किसी रेडियो एक्टिव सैंपल का जो है हाफ लाइफ बताया गया होता है, और वो कहता है कि कितने यानी इतने टाइम के बाद ये कितना रह जाएगा अगर इसमें इनिशियली इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता दूं। अब लेट सपोज आपके पास ओरिजिनली कोई सैंपल है जिसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n थे, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं n/2। फिर जब दूसरा हाफ लाइफ गुजरेगा, हाँ, तो फिर वो हो जाएंगे n/4, और यूं चलता जाएगा किस्सा। तो इसमें ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम हो, इफ n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है, फिर आप ये लिख सकते हैं n एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू n0 divided by 2 raised to the power n। अच्छा,
2 मैंने इसलिए लिखा कि आप देख सकते हैं कि एक हाफ लाइफ गुजरा तो n/2 था, दूसरा हाफ लाइफ गुजरा तो n/4 होगा, तीसरा हाफ लाइफ गुजरा तो इस तरह ये n/8 हो जाता। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीपल ही होता है। सो यहाँ पे 2 है, इसकी पावर n मैंने लिखी, यानी एक हाफ लाइफ गुजरेगा तो n/2 आएगा, 2 हाफ लाइफ गुजरेंगे तो यहाँ पर 2² 4 आएगा तो n/4 होगा, 3 हाफ लाइफ गुजरेंगे तो 2⁻³ आएगा। अब अगर आपको हाफ लाइफ ये नहीं बताया गया कि कितने हाफ लाइफ गुजरे, तो ये कम से कम बताया गया होगा कि इतना उसका हाफ लाइफ है और इतना टाइम गुजर गया, तो आप n कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन टाइम जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इनिशियली किसी सैंपल के न्यूक्लियाई जो थे वो 10,000 थे, ठीक है, और उसका हाफ लाइफ जो है 1 डे है, ठीक है। 4 दिन गुजरने के बाद गिवन टाइम जो है दैट इज 4 डेज, इसका कितना रह जाएगा, कितने न्यूक्लियाई रह जाएंगे? तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आप बता सकते हैं, n is equal to n0 divided by 2 raised to the power n, small n is actually the ratio of these two। तो यहाँ पर यहाँ से n क्या आता है? given time is 4 days, half life is 1 day, so 4/1 is 4, so here I need to put n equals 4, so 10,000 divided by 2⁻⁴. If you solve it, you get the required result, and क्या आता है अगर 8 पे हम डिवाइड करें? so 1250 आता है कि क्या आता है? यही आता होगा, बहरहाल आप चेक कर सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद आपको ये बताना था। 2⁻⁴ से 8 आता है, सो 8000 और ठीक है बिल्कुल 1250 आता है। सो इस तरीके से आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप पास्ट पेपर्स उठाएं, नस्ट के, JKI के, NMD गेट के, ईटा के प्रीवियस पेपर्स कहीं से आपको मिले तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल टू यूज़ दिस फार्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल। कभी कभी वो इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं कि कितने डिके हो गए। ये तो प्रेजेंट है ना, n is the number of nuclei present at the time of observation। अगर आपसे ये पूछे कि कितने डिके हुए हैं, तो फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड वो फाइंड करने के लिए फिर आपको डेल्टा n फाइंड करना है, और डेल्टा n यानी कितने डिके हो गए, दैट इज n0 माइनस n, यानी कितने थे कितने रह गए। इससे आपको क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा कितने डिके हो गए। तो कितने न्यूक्लियाई डिके हो गया, इसके कैसे पता चलेगा? कितने थे ओरिजिनली और कितने हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट करें, आपको पता चल जाएगा कितने डिके हो गए। कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट डिके हो गए, कितने परसेंट रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको परसेंट में चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल, ठीक है। यानी 100 पे डिवाइड करें और जो डिवीजन वाला है उसे परसेंटेज बन जाएगा, और जो मल्टीप्लाइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल ये आपको याद हो कि दिस n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने रह गए हैं। n0 ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, डेल्टा n जितने डिके हो चुके, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
and then we can move to the interaction of radiations with matter. इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस को अगर आप देखें, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, रेडिएशंस मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर सकती हैं। अब ये रेडिएशन टू रेडिएशन ये सिचुएशन डिफरेंट होती है, ये दोनों पे डिपेंड करता है, मैटर पे डिपेंड करता है किस मैटर में आप बात कर रहे हैं, और रेडिएशंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हम जनरली बात करें तो सबसे पहले अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं, अल्फा रेडिएशंस की, कि अल्फा की इंटरेक्शंस क्या होती हैं, तो अल्फा चूंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ हैवी पार्टिकल, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उस पर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, उसका मास भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर रेडिएशंस। चार्ज अल्फा का ज़्यादा होता है, तो ये क्या कर सकता है, ये आयनाइजेशन कर सकता है, यानी फॉर एग्जांपल ये हवा में पास होता है तो ये एयर के मॉलिक्यूल को आयनाइज कर लेते हैं। चार्ज है, चार्ज की वजह से ये उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा, ये एक्साइटेशन कर सकता है, ठीक है। तीसरा इसमें ये होगा कि इसका जो पाथ है स्ट्रेट पाथ होता है, क्योंकि ये हेवी होता है तो इसका अक्सर जो होता है पाथ वो स्ट्रेट होता है। तीसरा ये है कि इसकी पेनिट्रेशन बहुत कम होती है, रेंज जो है शॉर्ट रेंज, उसका रेंज ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जाहिर है ये इंटरेक्शंस करता है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तो उसका रेंज ज़्यादा होता है, ठीक है। रेंज इसका शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट रेंज होने की वजह से ये ज़्यादा डीप इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और फिर उस मटेरियल के अंदर किसी कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से कैप्चर कर लेता है और क्या बन जाता है, स्टेबल हीलियम का न्यूक्लियस बन जाता है इस तरह, ठीक। सो अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन ज़्यादा होती है, एक्साइटेशन काज कर सकता है, ये जब मटीरियल के अंदर जाता है आयनाइजेशन काज कर सकता है, एक्साइटेशन काज कर सकता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है, रेंज शॉर्ट होती है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता होता। और इन सारी चीज़ों का रीज़न ये है क्योंकि किसी भी रेडिएशंस की इंटरेक्शन के लिए बुनियादी चीज़ें क्या है, एक उस मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब ये है कि उसकी एनर्जी कितनी है, उसका चार्ज कितना है, उसका मास कितना है, ठीक है, उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। फिर उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक, उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम बात करते हैं, वैसे तो उसका जो है मास की अगर हम बात करें या थिकनेस की हम बात करें मटेरियल की, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम बात करते हैं, जिस मीडियम के अंदर से वो पास होता है, कि उस मीडियम की डेंसिटी क्या है, या उस मीडियम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कितनी मजबूती से बाउंड है, यानी वो जल्दी आयनाइज हो सकता है या नहीं, वो टाइटली बाउंड है उसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आयनाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है या वर्क फंक्शन जो होता है, अगर उस मटेरियल का ज़्यादा है तो इजीली वो उसको आयनाइज नहीं किया जा सकेगा। सो इसलिए इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन एबिलिटी ज़्यादा होती है, ये एक्साइटेशन काज कर सकता है, साथ में ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ पे जाता है, इसकी रेंज शॉर्ट होती है, ठीक है। और एंड में जाकर ये क्या हो जाता है, रुक जाता है और उससे कोई स्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है। अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल्स की, तो बीटा पार्टिकल्स की इंटरेक्शन इसकी निस्बत थोड़ी कम होती है और डिफरेंट होती है इससे। एक तो ये है कि इंटरमीडिएट इसकी आयनाइजेशन होती है, लेकिन ये आयनाइजेशन कर सकता है,
बाकी इसकी बीटा क्या है हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे थोड़ा कम करता है आयोनाइजेशन, क्योंकि इसका मास ऑफ चार्ज अल्फा से कम है। फिर ये है, ये भी एक्साइटेशन क्रॉस कर सकते हैं, जाहिर है ये खुद इलेक्ट्रॉन है, और अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट बहरहाल इलेक्ट्रॉन को लाइट नहीं कर सकते फिजिकली, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज है, उनके फील्ड्स इंटरेक्शन करते हैं। बहरहाल ये क्या कर सकता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, एक्साइटेशन भी कर सकता है, ठीक है। फिर ये क्या कर सकता है, ये चीज इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर लेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाकर फर्दर जो है आयोनाइजेशन या इस तरह इंटरेक्शंस कर सकती हैं। तो इस तरह इसका जो कर्व होता है, कर्व इसका स्ट्रेट नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत लाइट है और ये स्ट्रेट पाथ पे नहीं जा पाता, ये वही कोई मुख्तलिफ zigzag पाथ पे जाता है या नॉट स्ट्रेट, इट्स पाथ इज नॉट स्ट्रेट, ठीक है। एंड रेंज इसकी अल्फा से ज्यादा है, और उसकी वजह ये है कि ये स्मॉल है, और उससे कम आयोनाइजेशन इंटरेक्शन उसकी निस्बत कम करता है, तो ये ज़्यादा दूर जा पाता है, ठीक है। और फिर ये इसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज गेमा। गेमा इज फोटॉन। तो अगर आप गेमा की इंटरेक्शन की बात करें तो ये कई तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। ये फिर इसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि इसकी एनर्जी कितनी है। अगर इसकी एनर्जी कम है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काज कर सकता है। इसका चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी ये इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन काज कर सकता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेगा, ये जिस मटेरियल पे ये पड़ता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेगा। और चूंकि वर्क फंक्शन मेटल्स का, ये चीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है, तो गेमा जो है इजीली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर सकता है, क्योंकि गेमा की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अक्सर ज़्यादा होती है मुख्तलिफ मटीरियल की थ्रेशोल्ड से। तो जब ये उस मटीरियल के अंदर पड़ेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काज कर सकता है। दूसरा ये कॉम्पटन इफेक्ट कर सकता है, यानी अगर इसकी एनर्जी जो है कुछ ज़्यादा हो तो फिर ये कॉम्पटन इफेक्ट करेगा, यानी उसमें मटीरियल में इंटर होकर वहाँ के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्ट कोलिशन कर लेगा, ठीक है। सो एक फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोलिशन होगी, तो ये भी कर सकता है, इट्स अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अगर इसकी एनर्जी मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जो पेयर प्रोटेक्शन के लिए शर्त है, तो फिर ये पेयर प्रोटेक्शन भी कर सकता है, यानी गेमा रे जो है स्प्लिट हो जाता है इनटू अ पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है अगर इसकी एनर्जी इतनी हो, मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। और ये इसलिए कि जाहिर है इलेक्ट्रॉन का जो की रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फिर इस तरह जो पॉजिट्रॉन है उसकी भी एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आपको इन दोनों का पेयर चाहिए तो इनकी एनर्जी ऐड करें तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कम से कम उसके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए किसी गेमा रेडिएशंस के पास, कि वो स्प्लिट हो जाए इनटू पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, ठीक है। और इसके अलावा इसकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो ये काफ़ी दूर तक अनडिफ्लेक्टेड मूव कर सकता है, पास कर सकता है, ठीक है। इसके लिए इसका खुद एटेन्यूएशन एक कोफिशिएंट, यानी इसकी एटेन्यूएशन का जो इक्वेशन है गेमा रेज़ की,
इंटेंसिटी जो है बिल्कुल किसी आम लाइट की इंटेंसिटी जैसे होती है, एंड इट्स आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, सो इसमें आई जो है फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एक मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और उस ब्लॉक से मैं गेमा रेस पास कर रहा हूँ, यानी उस पर गेमा रेस पड़ रही है, ये गेमा रेस आ रही है, ठीक है। इनिशियली इनकी तादाद है आई, इसकी कोई इंटेंसिटी है आई, और जब उस ब्लॉक से गुजर जाएं तब इसकी इंटेंसिटी हो जाती है, सॉरी इनिशियली वो थे आई नॉट, गुजरने के बाद वो हो जाती है आई। तो आई जो है क्या होगी, इसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप है जो रेडियोएक्टिविटी में हमने देखा, यानी ये भी बिल्कुल इस तरह एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। आई इक्वल्स आई नॉट ई माइनस म्यू टाइम्स एक्स। म्यू जो है एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है। अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये उस या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जिससे हम रेडिएशंस पास कर रहे हैं कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है गेमा रेस को। बहरहाल ये जो है म्यू का यूनिट जो है इट इज़ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इसकी यूनिट्स जो है मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मिलीमीटर इनवर्स, माइक्रोमीटर इनवर्स, यानी लेंथ इनवर्स की यूनिट्स इसके होंगी, ठीक है। और इसकी फिर अपनी एक डेफिनेशन है। बहरहाल बस इतना आपको याद हो कि ये वो एक्सप्रेशन है कि जिसके ज़रिए से हमें पता चल सकता है कि गेमा रेस की इंटेंसिटी क्या होगी जब उसको किसी मीडियम से पास किया जाए और आप उसको ऑब्जर्व करें, तो इस तरीके से आप उसकी बता सकते हैं इंटेंसिटी। एक्स इज द थिकनेस ऑफ दैट मीडियम। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें फाइनली न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स भी रेडिएशंस हैं। कभी कभी मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में हमें न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं, न्यूक्लियाई से ही निकलते हैं। न्यूक्लियर फिशन के नतीजे में फॉर एग्जांपल जब फिशन होती है तो उसमें हमें न्यूट्रॉन ऑब्टेन होते हैं। न्यूट्रॉन भी जो है उसकी इंटरेक्शन अगर आप देखें तो वो डायरेक्टली आयोनाइजिंग नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन काज कर सकते हैं। कैन चेंज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। कैन इंड्यूस फिशन, फिशन में इंड्यूस कर सकते हैं। जब किसी फिशनेबल न्यूक्लियस के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन टारगेट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई with the emission of further neutrons, but neutrons are radiations and they can interact with matter this way. So इस तरीके से न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन को हम स्लो कर सकते हैं क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है। उसको हम हेवी वाटर से या जब हमें कंट्रोल फिशन चाहिए होती है रेडियोएक्टिव डिटेक्टर में तो वहाँ पर हम न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं, कैडमियम रॉड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और D2O जो है हेवी वाटर, वो यानी इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका अमान।